सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और जम के आप लोगों ने होलियां खेली होंगी। आइए होली के बाद से आपके सेशन की शुरुआत किया जाए और क्लास जो है आपकी शुरुआत हो गई है। ये 30 मार्च की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके सामने मैं प्रेजेंट्स कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सेशन हमारे 6:30 से आपको मिला करेगी एम सुबह सुबह। आपको ताज़ा ताज़ा क्वेश्चंस आपको मिला करेगा। ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, एनटीपीसी और एसएससी एंड बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं इस सारे करंट अफेयर्स को। और आपके एग्जामिनेशन में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ये आपको भी पता है। सो 6:30 AM पे डेली आप क्लासेस को एंजॉय करेंगे अप टू मंडे टू। ये जो आपको सेशन मिलेगी अप टू मंडे टू, याद रखना डियर, ये सेशन आपको जो मिलेगा मंडे टू, ये दिस सेशन विल अवेलेबल है आपके लिए मंडे टू ये फ्राइडे आपका अवेलेबल है। और सैटरडे को हम लोग सैटरडे को वी आर गोइंग ऑन पोल, हम लोग टेस्ट करते हैं। आप चाहो तो अन अकेडमी पे आ सकते हो। ओके, फाइन। चलिए, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है ये। यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए को आप यूज़ कर सकते हो और 30 मार्च के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। सो लेट विल बी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके पास। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करोगे तो मैंने बीएससी केमिस्ट्री कर रखा है एंड मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड परसुइंग पीएचडी। एक्सपीरियंस की बात करोगे तो 5 ईयर ऑफ टीचिंग्स है, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स विथ इकोनॉमिक्स स्पेशलाइजेशन। आप टेलीग्राम ऐप पे आ जाओगे तो एमिनेंट एजुकेटर इज माय टेलीग्राम ऐप से आप इस पे देख सकते हो। एंड हाउ टू रीच अस, डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप्स, टाइप द लिंक इन यूआरएल एंड क्लिक ऑन टू ज्वाइन। आप अन अकेडमी पे SP कुमार रेफरल कोड्स को यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, या फिर आप हमारे चैनल को फ्री में देख सकते हो। सैटरडे संडे हम लोग इस पे पोल पे आ जाएंगे। ओके, चलिए। सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इनॉग्रेट्स ने शुरू किया है। इसका नाम क्या है? आनंदम्स। ये आनंदम्स स्कीम की शुरुआत यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ने करा है। ये सेंटर फॉर हैप्पीनेस है और स्पेशली ये IIM जम्मू एंड कश्मीर में करा है। तो ये पहली बार है कि इस तरह के कार्यक्रम को किया जा रहा है और इसका नाम क्या है? आनंदम। कि हैप्पीनेस को कैसे लाया जाए, कैसे बरकरार किया जाए, इसके लिए ये कार्यक्रम की शुरुआत करी है और ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं। आपको पता होगा डियर, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो आप या आप लिख सकते हो रमेश। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं आपके रमेश, ओके, पोखरियाल निशांक। रमेश पोखरियाल निशांक जी आपके यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, सॉरी एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। फाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। फाइन, तो पीएम मोदी अनाउंस द अपडेट एडिशंस ऑफ द एग्जाम वॉरियर। तो आपके पीएम मोदी ने एग्जाम वॉरियर को लेके इम्पोर्टेंट नोटिस अनाउंसमेंट किया। आपको पता है कि ये जो आपका एग्जाम वॉरियर है ये आपके परीक्षा और एग्जाम्स के टेंशंस को काफ़ी कम कर देता है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने लिखा था, इनकी लेटेस्ट वर्जन को लॉन्च किया गया विद अ न्यू मंत्रा फॉर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इज बैक, ऐसा करके लॉन्च किया गया। आप देखो प्रधानमंत्री ने हाल ही के दिनों में मन की बात करी है। Along with the traditional farming, adopting the new alternatives, innovations are important to create new opportunity in agriculture। किसने कहा है? तो मोदी जी ने कहा है कि along with the traditional farming, जरूरी है आज के दिनों में कि एग्रीकल्चर सेक्टर में न्यू अल्टरनेटिव्स या इनोवेटिव्स को सहारा दिया जाए, यूज़ किया जाए, ताकि अच्छे से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए इन्होंने कहा है द इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर मॉडर्नाइजेशन इज द नीड फॉर द आवर। पीएम मोदी ने अपील किया है टू एलिजिबल पीपल टू टेक द कोविड-19 वैक्सीन। जैसा कि आपको पता है कि फर्स्ट फेज में 60 से अबव ईयर वाले को वैक्सीन दी जा रही है। फिर 1 अप्रैल से 45 एंड एवर ईयर वाले को वैक्सीन दी जाएगी। तो उन्होंने कहा है, रिक्वेस्ट करा है, जो भी इसके लिए एलिजिबल्स है वो वैक्सीन को ले काइंडली और उसको इग्नोर ना करें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, रिपोर्ट को रिलीज किया है। जैसा कि आपको पता है कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 की रिसोर्स को पता लगाने के लिए, ये कोविड-19 निकली किधर से है, इनका ओरिजिन किधर से है, इस चीज़ की जानकारी को पता लगाने के लिए इन्होंने क्या किया था, एक संस्था और एक टीम बनाई थी। जो टीम चाइना का लगातार दौरा कर रही थी और उन्होंने अब रिपोर्ट सबमिट करा है कि नहीं, ये जो है वो
एनिमल टू ह्यूमन ये इन्फेक्शन का वायरस का इन्फेक्शन है, ओनली एनिमल टू ह्यूमन इन्फेक्शन ये देखा जा रहा है। ये आपको बताने का प्रयास कर रहा है कि चाइना की इसमें कोई रोल नहीं है, ये डिक्लेयर कर रखा है। वास्तव में चाइना का रोल है, बट चाइना क्या है, इस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में एक डोमिनेंट फैक्टर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने अपनी फंडिंग से अपने आप को, WHO को फंडिंग से अपने आप को अलग कर लिया है, तो कहीं ना कहीं चाइना एक डोमिनेंट फैक्टर है। इस वजह से अपने फंडिंग को भी मजबूत करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइना को सपोर्ट मे बी और मे नॉट भी कर रहा है, बट अभी ये रिपोर्ट में यही लिखा जा रहा है कि चाइना ही इसका दावेदार है कि चाइना से ही ये निकली थी, और ये इन्होंने कन्फर्म किया है कि चाइना से ही निकला है। लेकिन क्या है, एनिमल टू मैमल से मैन है, ना कि इनमें कोई वेपन्स के रूप में यूज किया है चाइना, ऐसा इन्होंने क्लियर कर रखा है। इंडिया मूव टू द 7th पोजीशन ऑन ICC वर्ल्ड चैंपियन सुपर लीग रैंकिंग में इंडिया का स्थान कौन सा आ गया है, 7th आ गया है। ये इंग्लैंड की जीत के बाद का सिचुएशन है। इंडिया मूव अप टू 7th पोजीशंस ऑन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग्स स्टैंडिंग आफ्टर देयर 7-run win over England in the third ODI. The victory helped Indian seal in 2-1 win over England in this series. Despite the loss, England remains the top-ranked team in the standing with the 40 points. लॉस के बावजूद भी इंग्लैंड जो है टॉप रैंक में आ चुका है। ओके, इंग्लैंड हैव प्लेड 9 मैचेस इन द लीग, आउट ऑफ विच दे हैव ओन 4 and lost 5. India, on the other hand, have played 6 matches, winning 3 and losing as many. While England are on 40 points, India are on 29. Okay, तो इंग्लैंड को 40 पॉइंट्स मिले हैं और इंडिया को 29 पॉइंट्स मिले। इंग्लैंड हैविंग 14 पॉइंट्स एंड इंडिया हैविंग 29 पॉइंट। तो इंडिया आप देख रहे हो 7th रैंक पे है, और सॉरी इंग्लैंड 1st रैंक पे है और इंडिया 7th रैंक पे आ चुका है ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप रैंकिंग। ओके, द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक। ये बार बार आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, तो आप बोलोगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डेटा है, ये किसके लिए है, बेटर लाइफ्स के लिए है। आपको पता होगा इस तरह की बातें क्यों की जाती है, क्योंकि डेटा का क्या इंपॉर्टेंट है आपको पता होगा। डेटा इज द रॉ फैक्ट्स। अगर आप बात करोगे तो डेटा क्या है, ये रॉ फैक्ट्स है। मान लो कि आपको किसी एरिया का डेवलपमेंट करना है, एक्स एरिया का डेवलपमेंट करना है, तो आप क्या देखोगे यहाँ पे कि पर कैपिटा इनकम क्या है, शेल्टर की स्थिति क्या है, ओके, एजुकेशन की स्थिति क्या है, हेल्थ की स्थिति क्या है। ये मिनिमम क्राइटेरिया होते हैं फॉर डेवलपमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। अगर आपको डेटा मिल गया कि एक्स की जो 100 में आपके पास जस्ट 90 हैं, ये शेल्टर में 40 हैं, ये एजुकेशन में 30 हैं और हेल्थ में 20 हैं, इट मीन्स इनमें 80 करने की ज़रूरत है, इनमें 70 करने की ज़रूरत है, इनमें 60 करने की ज़रूरत है, इनमें 10 करने की ज़रूरत है। तो ये डेटा अगर रॉ फैक्ट आपको नहीं मिलेगा तो ये आप किसी को डेवलप नहीं कर सकते हो, और ये अगर करते हो तो कोई भी व्यक्ति डेवलपमेंट होने से नहीं रुकेगा। द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट फोकस ऑन हाउ डेटा कैन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ पुअर पीपल्स एंड एडवांस डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो वर्ल्ड रिपोर्ट तैयार करता है वर्ल्ड बैंक। तो डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडेमिक्स, द ईयर 2020 was the best year in history for the global wind industry, as the sectors installed 93 gigawatt of a new capacity in 2020, according to a new report titled Global Wind Report 2021, released by the Global Wind Energy Councils, headquartered here Brussels and Belgium. Okay, this is the 16th annual flagship report released by the GWEC on March 25, 2021. The 93 GW represents a 53% year-on-year increase. तो आप देख रहे हो ये कहना चाह रहा है कि कोविड-19 के दौरान भी जो हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, जो गैर परंपरागत सोर्सेस से अलग हटकर हम लोगों ने एनर्जी डेवलपमेंट किया है परंपरागत सोर्सों से अलग हटकर, और वो 93 गीगावाट एनर्जी का प्रोडक्शन किया है। ये 93 गीगावाट का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, तो विंड से हो रहा है। किससे हो रहा है डियर, तो ये विंड से 93 गीगावाट्स का हो रहा है। ये रिपोर्ट तैयार किसने किया है, तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 से ये तैयार किया गया है, और रिलीज करने वाला कौन है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। हेडक्वार्टर किधर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। ओके, ये 6th एनुअल फ्लैगशिप रिपोर्ट है, और GWEC
ऑन मार्च 25, 20 को यह रिलीज किया गया। ये बता रहा है कि जो विंड से एनर्जी प्रोडक्शन में है वो 53% का ग्रोथ आपको हर साल देखने को मिल रहा है। क्यों ना हो, सभी लोग जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो हमारे रिसोर्स जिस तरह से यूज हो रहे हैं, उनका जिस तरह से दोहन हो रहा है, आने वाले समय में जो रेगुलर रिसोर्सेस है, जैसे मान लो कि कोल हो गया, जिससे हम लोग थर्मल एनर्जी सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो ख़त्म हो जाएंगे डियर। इनके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ढूंढने चाहिए। इस अल्टरनेटिव ऑप्शंस में कौन है? विंड वेग, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें मेजर जो कंट्री हैं वो कौन है? चाइना एंड यूएस। तो मेजरली आप यूएस एंड चाइना जो है 75% इंस्टॉलेशन किया है। ये 2020-21 का जो इंस्टॉलेशन है, जिससे आप देखो इससे विंड डेवलपमेंट होती है, ये 75% इंस्टॉलेशन अकेला किसने किया है? चाइना एंड यूएस ने मिल के कराया है। ये इंपॉर्टेंट है। और ये दावेदार है कि 1.1 बिलियन टन ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिलीज होता है उसमें काफ़ी कमी आएगी। ओके, चलिए। द मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर टूरिज्म एंड कल्चर, ये इंडिपेंडेंट चार्जेस किनके पास है? श्री प्रहलाद सिंह पटेल के पास है। एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान ज्वाइंटली इनॉग्रेटेड द महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर एट खजुराहो मध्य प्रदेश ऑन 26 मार्च 2021। आपको पता होगा कि खजुराहो जो है वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इनका नाम आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इनका नाम आता है। तो इनको और बढ़ावा देने के लिए टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ किया गया, ताकि टूरिज्म काफ़ी मात्रा में अट्रैक्ट हो पाए और वहाँ के महाराष्ट्र में डेवलपमेंट को देखा जाए। इसके लिए श्री प्रहलाद सिंह और मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ज्वाइंटली इनॉग्रेट किया है महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर एट खजुराहो मध्य प्रदेश ऑन 26 मार्च 2021। The Union Minister for Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan, addresses the 7th annual summit of Net Health। ये जो हर्षवर्धन हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, इन्होंने 7th एनुअल समिट करी है। किस पे लेके? तो नेट हेल्थ के ऊपर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये 2 डे की समिट चली है। समिट वॉज हेल्ड ऑन 25 एंड 26 मार्च। इसकी थीम क्या है? इंडियन हेल्थ सिस्टम एक्सपेंसेस इन पोस्ट कोविड-19 एरा। पोस्ट कोविड-19 एरा में किस तरह से इंडियन हेल्थ सिस्टम का एक्सपेंशन हुआ है, किस तरह से एक्सपेंशन करे ताकि इंटीग्रेशन, कोलैबोरेशन एंड री इमेजिनेशन हो और इंडियन हेल्थ सिस्टम का एक्सपेंशन हो, ताकि कोविड-19 के बाद जो हेल्थ सिस्टम पे इस पे प्रभाव पड़ रहा है उसको रोका जा सके और उनको पेंडेमिक होने से रोका जा सके। एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। बेंगलुरु बेस्ड वुमेन हेल्थ लीड स्टार्टअप है, जिसका नाम क्या है? एस्ट्रोम हैज़ डेवलप्ड एन इनोवेटिव वायरलेस प्रोडक्ट कॉल्ड जिगामेस, ओके, दैट कैन प्रोवाइड रिलायबल लो कॉस्ट इंटरनेट सर्विसेज टू suburban and rural area. The GigaMesh is a wireless product with the ability to provide quality, high-speed rural telecom infrastructure at 5 times lower cost. It will give fiber-like bandwidth at the fraction of cost of fiber. ये कहता है कि ये आप अगर किसी ग्रामीण इलाका हो, मान लो ये एक्स ग्रामीण इलाका है, इन जगहों पे अगर आप ऑप्टिकल फाइबर लगाना चाहते हो, क्योंकि डिजिटल इंडिया के लिए ये ज़रूरी है, तो ये काफ़ी महंगे पड़ेंगे। तो ये बेंगलुरु बेस्ड जो है वुमेन स्टार्टअप है, उन्होंने एस्ट्रोम नामक ये बैंडविड्थ को तैयार किया है। इसका नाम क्या है? जिगामेश है। इसके द्वारा कम खर्च में, जस्ट फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में, जिसमें फाइबर बिछाया जाता है, आप इंटरनेट को पहुंचाया जा सकता है। ओके, अभी देख रहे हो कि ग्रामीण इलाकाओं में अवेलेबल है, वायरलेस बैकहॉल प्रोडक्ट है, लेकिन इनके पास क्या है? डाटा सफिशिएंटली स्पीड नहीं मिलने के कारण इनकी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो रहा और इफेक्टिव भी नहीं हो रहा। बट ये जो आपका एस्ट्रोम बना है जो जिगा मेश है के नाम से चलेगा, ये लो कॉस्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। और सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसको डेवलप किया है वुमेन लीड स्टार्टअप ने, बेंगलुरु बेस्ड संस्था ने। ओके, आप देख रहे हो, सी इज द लीडर्स, ये लीडर है। ओके, India first Indo-Korean Friendship Park was jointly inaugurated at Delhi cantonment by Honorable Raksha Mantri Sri Rajnath Singh and Honorable Minister of National Defence and Republic of Korea। तो भारत के रक्षा मंत्री और
डिफेंस नेशनल डिफेंस रिपब्लिक ऑफ कोरिया के दोनों ने साझा रूप से कार्यक्रम किया है। ये ज्वाइंट डेवलपमेंट है, ज्वाइंट कंसल्टेशन है विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। ओके, ये दोनों के बीच में एक डिफेंस डील की बात है, इंडिया एंड कोरियन फ्रेंडशिप का। आप देख लो डियर, इस तरह से डिफेंस के को आप देख लो, ये किया है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड बांग्लादेश हैव साइन ए 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इंडिया और बांग्लादेश ने दोनों कंट्रियों के बीच में एमयू साइन हुए हैं। वो कितने हुए हैं? तो 5 एमयू साइन हुए हैं। द साइनिंग ऑफ एमयू टुक प्लेस कब हुए हैं? 27 मार्च को हुए हैं। बिटवीन बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना and on our Indian counterpartner Modi and Dhaka. Indian Prime Minister Modi was in 2-day visit, official visits बांग्लादेश मार्च 26 to 27 to 1। यहाँ पे एक बात याद रखने की ज़रूरत है कि प्रधानमंत्री का किसी भी कोविड-19 से पहले, जब से लॉकडाउन आपको लगी है, तो लॉकडाउन के बाद ये भारतीय प्रधानमंत्री का पहला कोई विदेश दौरा था। वो कौन सा था? तो बांग्लादेश था। दौरे कितने दिन का था? तो 2 दिन का था। वो कब था? 26 से 27 मार्च का था। और इनके दौरान कितने एमयू साइन हुए? तो 5 एमयू साइन हुए। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बांग्लादेश ये गए क्यों थे? तो शेख मुजीबुर रहमान का जो बर्थ सेंचुरी था एंड द गोल्डन जुबली ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंट 1971 में हुए थे। इनके गोल्डन जुबली मनाने के उपलक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे और इनके दौरान ये हुआ है। और ये भारत और बांग्लादेश के बीच कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। शेख हसीना और ये देख रहे हो मोदी। पाकिस्तान आराम से बैठने वाला नहीं है और पाकिस्तान ने भी, आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है ये न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। इसका नाम है शाहीन 1A। ये देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। इनकी कैपेसिटी कितनी है? 900 किलोमीटर की रेंज है। और शाहीन 1A इज इक्विप्ड विद द सोफिस्टिकेटेड एंड एडवांस गाइडेड सिस्टम। ये एडवांस गाइडेड सिस्टम से लैस है विच मेक इट हाईली एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम, जो कि एक मिसाइल सिस्टम के लिए एक्यूरेट माना जाता है। तो ये पाकिस्तान ने भी ये कर रखा है। उसे भी आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में कुछ न कुछ वो करने की बात करेगा और भारत के लिए एक चिंता का विषय ज़रूर है डियर। लेकिन फिलहाल चिंता का विषय नहीं है क्योंकि भारत भी अपने डिफेंस सेक्टर को काफ़ी मजबूत कर चुका है। द Congolese politician Denis Sassou Nguesso has been re-elected President of the Republic of Congo with the 88.57% of the vote। ये 70 ईयर ओल्ड व्यक्ति हैं और ये 36 साल इनका कंट्री में ये रूल किया है। और फर्स्ट इन्होंने 1979 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता था और टिल 1992 तक वो वहाँ के प्रेसिडेंट्स रहे थे। ओके, तो फिर से इनको री इलेक्टेड कर लिया गया डेनिस सासू nguesso को एज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, आप देखो गर्ल गैंग। ये गर्ल गैंग क्या है? एक थीम सॉन्ग है, ये ऑफिशियल ट्रैक सॉन्ग है। किसके लिए? 2022 के आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए। द सॉन्ग इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूजीलैंड सिंगर जीन वेगमोर। जीन वेगमोर के द्वारा ये सॉन्ग गाया जाएगा। और ये आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप कब होना है? 2022 को होगा। और किधर होगा डियर? तो इट वाज प्लान टू इन न्यूजीलैंड फ्रॉम 4 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक ये होगा। Earlier, the tournament was scheduled to be held from February 6 to March 7, 2021, but was postponed due to the COVID-19 pandemic। लेकिन COVID-19 पैंडमिक के कारण इसे पोस्टपोन किया गया था। अदरवाइज ये फरवरी और मार्च में अभी तक ये एंड हो गया था। अब कब होगा? तो मार्च 4 से अप्रैल 3, 2020 तक होगा। इनकी जो ऑफिशियल ट्रैक सॉन्ग है उसका नाम है गर्ल गैंग। और गाया किसने है? तो सिंगर जीन विगमोर ने इसे गाया है। इंडिया फिनिश एट द टॉप। आप देखो, इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप जो चैंपियनशिप हुआ वो न्यू दिल्ली में हुआ है 18 से लेकर 29 मार्च तक। किन जगहों पे हुआ है? तो डॉक्टर करीनी सिंह शूटिंग रेंज इन न्यू दिल्ली। ओके, इंडिया सिक्योर 30 मेडल्स। इंडिया को कितने मेडल्स मिले? 30 मेडल मिले हैं, जिनमें 15 गोल्ड्स हैं, 9 सिल्वर्स हैं और 6 क्या हैं? ब्रॉन्ज है। ओके, यूएसए केम द सेकंड विद द 8 मेडल्स। और यूएसए जो है सेकंड पोजीशन पे है 8 मेडल को लेके, 4 गोल्ड्स, 3 सिल्वर्स एंड 1 ब्रॉन्ज। ओके, आप क्वेश्चन ये रोटेट करके आपसे पूछता है तो मान लो ये पूछेगा कि 30 मेडल जीता है, ये तो बता दोगे आप। कभी कभी बाइफरकेट करके पूछता है, ऐसा दे देगा 15 गोल्ड प्लस 9 सिल्वर प्लस
ओके 6 ब्रॉन्ज, ऐसा ये लिख देगा ना, करेक्ट है। और कभी कभी आपको क्या कर देगा ये 9 गोल्ड, 15 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, तो बोलेगा आपको करेक्ट को चुनना है, तो आप करेक्ट चुनोगे 15 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज, ये जवान पे याद होना चाहिए। और यही बात यूएई की, यूएई ने यूएसए ने जीता है 8 मेडल जीता है, तो 4 गोल्ड, 3 सिल्वर प्लस 1 ब्रॉन्ज। क्लियर है? चलिए, द चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल सोमा Mondal has been elected as the new chairman of the Standing Conference of Public Enterprises Scope. स्कोप के न्यू चेयरमैन इसे बनाए गए हैं। ओके, चलिए, Mondal has elected for the term of 2021 with effect from April 1, 2021 से, ये इनको रिप्लेस करके ये बनी है। ओके, नेक्स्ट, नोटेड अमेरिकन ऑथर जो है, इनका नाम क्या है, कैरमेन मेरिया मैकाइडो हैज ओन द रैथबोन फोलियो प्राइजेस 2021। ये 34 ईयर ओल्ड ऑथर्स है, ओन हर मेमोरीज इन द ड्रीम हाउसेस रिलीज इन 2019। इनकी एक ड्रीम हाउस ओन मेमोरी पे नॉवेल्स बुक्स आई थी, उन ऑथर बुक आई थी, उनके लिए इन्हें ये बुक दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया। ये रैथबोन फोलियो प्राइज जो है ये एक लिटरेसी अवार्ड है। देखो, साहित्य कला अकादमी अवार्ड्स, ये वो अवार्ड्स, कालिदास सम्मान अवार्ड, व्यास सम्मान, यू नो वेरी वेल, ये चीज़ क्वाइट पॉपुलर है। ये जान के एग्जाम से ये सवाल नहीं पूछते, ऐसे सवाल पूछेंगे ना जो अनकंडीशनल हो या अननॉलेजेबल्स हो या अनट्रेंडेबल्स हो, ऐसे लोगों को सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे 4-5 सवाल होते हैं, या निर्णायक भी होते हैं कभी कभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों में। तो रैथबोन्स फोलियो प्राइज जो है वो लंदन बेस्ड एक पब्लिशर के द्वारा चलाया जाता है। ओके, और इसकी शुरुआत कब हुई है, 2014-15 में। अगर इसके एडवांस अगर पूछेगा, हालांकि अभी ये एडवांस नहीं पूछ सकता है, अगर एडवांस पूछेगा तो बोलेगा ये कौन सा टर्म है। 2015 में ये अगर पहला था, तो आप इसे जोड़ सकते हो, ये क्या होगा, तो 6 तो होगा। ओके, आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो। HDFC बैंक इमर्ज किया है, इनको मिला है इंडिया बेस्ट बैंक फॉर SME, तो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए इन्हें इंडियन का बेस्ट बैंक अवार्ड इसको दिया गया है। ये अवार्ड कौन डिसाइड करता है, ये अवार्ड डिसाइड करता है एनुअल बेस्ट बैंक सर्वे, जो कि एक फाइनेंशियल मैगजीन है। वो कहाँ की मैगजीन है, तो हांगकांग की मैगजीन है ये, कि इन्होंने स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज बिजनेस ओवर द फ्यू लास्ट ईयर में काफ़ी इन्होंने सपोर्ट करा है। मीन्स HDFC बैंक ने SME और MSME को काफ़ी कैपिटलाइजेशन दिया है। इसी को रिस्पॉन्ड को देखते हुए HDFC को बेस्ट बैंक फॉर SME का अवार्ड मिला है। थैंक यू, thank you, a lot of thanks to listen my video very carefully. Please subscribe my channels like Eminent Educator for getting response very properly। आप टेलीग्राम ऐप पे भी आ सकते हो, ताकि आपका कोई भी वीडियो ना छूटे। हमारी क्लासेस, करंट अफेयर की क्लासेस काफ़ी एनर्जेटिक्स और आप देख रहे हो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव्स होती है, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट के लिए काफ़ी बेहतरीन होते हैं। तो इसे आप एमिनेंट एजुकेटर पे अपने आप को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिला करें। ओके, तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमिनेंट एजुकेटर यूट्यूब पे आप सेशन को देख पाएंगे रेगुलर, मंडे टू फ्राइडे आप सेशन को देखेंगे। ओके, ड्यू टू होली आपकी सेशन मिस करी होगी, तो मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे को आप आ जाएंगे, पोल पे आ जाएंगे ढेर। ओके, थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। वी विल मीट once again day after tomorrow at 6 a.m. Thank you.